वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति आपको पेपर नंबर 2 में पढ़ना पड़ता है राजनीति शास्त्र के, जब आप बीए के 6वें सेमेस्टर में होते हैं, यानी कि बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं, राजनीति शास्त्र आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं, अगर आपकी परीक्षा लिखित फॉर्म में होती है, यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, सब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में आप जानकारी ग्रहण करेंगे। तो ये मॉडल पेपर है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। एक बार सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स के बारे में आपको जानना है, ठीक है। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ में जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न, खंड बा में लघुत्तरीय और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। खंड आ की अगर बात किए तो इसमें आपको 10 क्वेश्चंस अति लघुत्तरीय मिलेंगे। सारे के सारे प्रश्न करने होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सब प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, क्लियर। और 2 नंबर दिए जाते हैं एक प्रश्न के लिए। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आदर्शवाद। आदर्शवाद किसे कहते हैं, या आदर्शवाद की परिभाषा दीजिए, आदर्शवाद से क्या तात्पर्य है, ऐसे कई प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आदर्शवाद की अगर हम बात करें, आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद को सबसे पहले बात जानिए, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, ये प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से मानी जाती है। अंतिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद जो है शामिल है। ये एक प्रकार से इसी बात को एक प्रकार से आप देखेंगे, आदर्शवाद आदर्शवाद की अगर बात करें तो इसमें प्लेटो का विशेष योगदान रहा आदर्शवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में। हालांकि आदर्शवाद की अगर बात की जाए तो आदर्शवाद के अतिरिक्त आप देखेंगे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री प्रत्ययवाद, बुद्धिवाद, चिदात्मवाद और विचारवाद के नाम से इसको संबोधित करते हैं आदर्शवाद को। आदर्शवाद को ही प्रत्ययवाद भी कहते हैं बहुत सारे शिक्षा शास्त्री। बहुत सारे शिक्षा शास्त्री इसको बुद्धिवाद कहते हैं आदर्शवाद को। बहुत सारे लोग इसको विचारवाद कहते हैं। कुछ लोग इसको चिदात्मवाद कहते हैं। चिदात्मवाद मतलब आप देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, चिदात्मवाद। जो है ये देखें, चिदात्मवाद, क्लियर। तो ये भी कहते हैं आदर्शवाद को। तो आदर्शवाद के कई नाम हैं। आदर्शवाद का विचार ये है कि जो भौतिक संसार दिखाई पड़ता है यानी दृष्टिगोचर होता है, वह वास्तविक नहीं होता है, यानी जो हम आप देख रहे हैं वो वास्तव में है नहीं वैसा, बल्कि वह तो मानसिक जगत या विचार जगत की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। यानी जो हमारा मानसिक जगत है, जो हमारा विचार जगत है, जहाँ से हम सोचते हैं, वो हमारे सोच पर निर्भर करता है, उसी का साकार रूप होता है जो आपको दिख रहा है। आदर्शवादी विचारकों का मानना है कि जिस प्रकार भौतिकवाद मतलब संसार का आधार है, वो पदार्थ को मानता है, ठीक उसी प्रकार से आदर्शवाद संसार का आधार है, मन को मानता है आदर्शवाद। स्पष्ट है कि आदर्शवाद की अगर बात करें तो आदर्शवाद का तात्पर्य उस दर्शन या उस विचारधारा से माना जा सकता है जो मन व उसकी क्रियाएं, यानी किसकी क्रियाएं? मन की क्रियाएं, जैसे कि विचार, चेतना, तर्क, ठीक है, प्रत्यय, अनुभव, आदर्श, इन सबको वास्तविक सत्ता मानती है। और तदनुकूल अंतिम शक्ति आध्यात्मिक होती है। एक आध्यात्म है और आध्यात्मिक शक्ति उस ईश्वर के हाथ में निहित है, आदर्शवाद ये मानता है। आदर्शवाद की परिभाषा को देते हुए जो है गुड महोदय, बड़े जबरदस्त विद्वान है, गुडे या गुड, उन्होंने कहा कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि पारलौकिक सार्वभौमिक तत्व जो हैं, यानी जो यूनिवर्सल एलिमेंट हैं, जो पारलौकिक हैं, आज जैसे आकाशों या विचारों में वास्तविकता निहित है, ठीक है। इसके अलावा ये ही सत्य ज्ञान की वस्तुएं हैं, जबकि ब्रह्म रूप मानव के विचारों तथा इंद्रिय अनुभवों में निहित है, जो विचारों की प्रति छाया के अनुरूप समान होते हैं। कुल मिलाकर के बोलें, आदर्शवाद जो होता है, आदर्शवाद की अगर बात करें तो आदर्शवाद की परिभाषा एक विद्वान ने और दी है, रोजन महोदय ने कहा कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो आदर्शवादियों का सार है ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति, ठीक है।
विश्व के अस्थायी तत्व की प्राकृतिक, मानसिक और बौद्धिकता के द्वारा बुद्धि की व्याख्या की जाती है। कुल मिलाकर के आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की जो है अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मन से की जा सकती है। जो भौतिक संसार है ये मन के अनुकूल होता है और मन के माध्यम से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो आदर्शवादियों का यह मानना है। ठीक है, ये होता है आदर्शवाद। आदर्शवाद के बारे में आप सभी लोग जान चुके हैं आदर्शवाद क्या होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है आपका यथार्थवाद। यथार्थवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं रियलिज्म। मीनिंग ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद का अर्थ, डेफिनेशंस ऑफ रियलिज्म क्या होता है, यानी यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद की अगर बात की तो इसको रियलिज्म बोलते हैं। रियलिज्म दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है रियल, ठीक है, और दूसरा है आपका इज्म। इज्म तो आप सभी लोग जानते हैं वाद से संबंधित है। ठीक है, रियल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक शब्द से मानी जाती है जिसका मतलब होता है वस्तु। ठीक है, और इज्म अर्थ का मतलब होता है वाद। इज्म का मतलब क्या होता है, वाद, और इज्म का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, विचारधारा या वाद। ठीक है, तो रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वस्तुवाद। ठीक है, वस्तुवाद या वस्तु के अस्तित्व के संबंध में विचारधारा। मतलब यथार्थवाद जो है वो वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वस्तु की वास्तविकता पर बल देता है। यह विचारधारा भौतिकवाद पर आधारित है। यानी कि आपने आदर्शवाद देखा तो आदर्शवाद जो है मन के द्वारा, यानी भौतिकवाद को एक प्रकार से जो आपको दिख रहा है भौतिक संसार, जैसे मान लेते हैं आपको टीवी दिख रही है, सोफा दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, मेज दिख रहा है, खटिया दिख रही है, तख्ता दिख रहा है, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब आपके भौतिक संसार की वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं हैं। अब आदर्शवाद कहता है ये सब जो आपको दिख रहा है ये क्षणभंगुर है और ये एक प्रकार से वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य विचार होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं। ठीक है, विचारों पर डिपेंड है। जबकि यथार्थवाद जो मानता है वो भौतिक वस्तुओं की एक प्रकार से वास्तविकता पर बल देता है, भौतिक वस्तुओं के एक प्रकार से मानता है, भौतिकवाद पर आधारित है। भौतिकवाद के अनुसार केवल भौतिक जगत ही सत्य है। इस प्रकार यथार्थवाद का सिद्धांत है कि जो जगत को उसी रूप में स्वीकार करता है, यानी जो जैसा है वो वैसा ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जिस रूप में वह दिखाई पड़ता है या जिस रूप में हमको अनुभूत होता है वैसे ही वो है, उसका कोई परम सत्ता या कोई आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। यथार्थवाद ये स्वीकार करता है। यथार्थवाद की परिभाषा को देते हुए जेम्स एस रॉस महोदय कहते हैं कि यथार्थवाद का सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि हमारे प्रत्यक्षीकरण के उद्देश्य के पीछे और उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक वास्तविक संसार होता है। ब्राउन कहते हैं कि यथार्थवाद का मुख्य विचार यह है कि सब वस्तुएं भौतिक, मतलब सब भौतिक वस्तुएं या बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक हैं और उनका अस्तित्व देखने वाले से अलग है, यानी पृथक है। यदि उनको देखने वाले व्यक्ति ना हो तो भी उसका अस्तित्व होगा और वे वास्तविक होगी। यानी कि अगर आदर्शवाद कहता है कि जो भौतिक वस्तुएं बनी है ये सब मन और विचारों के द्वारा उत्पन्न करी गई हैं, लेकिन ये ब्राउन कहते हैं कि जो है, या भौतिकवादी जो यथार्थवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि अगर ये ना हो, ठीक है, तो भी व्यक्ति का विचार ना हो या व्यक्ति ना भी हो तो भी अस्तित्व रहेगा जो एक प्रकार से भौतिक चीजों का है। बटलर महोदय कहते हैं कि यथार्थवाद विश्व की अपनी सामान्य स्वीकृति का पुनर्बलन है, जिस रूप में वह हमें हमारे समक्ष दिखता है, हमारे समक्ष होता है। कुल मिलाकर के स्वामी रामतीरथ ने भी बताया यथार्थवाद की परिभाषा, कहा कि यथार्थवाद का संबंध वह विश्वास या वह सिद्धांत से है जो जगत को वैसे ही स्वीकार करता जैसा कि हमको दिखाई पड़ता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका यथार्थवाद। समझ में आ गई होंगी यथार्थवाद और आदर्शवाद के बारे में क्या होता है ये। तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए, बढ़िया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन सतत प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है जिसके अंतर्गत विभिन्न जो राष्ट्र होते हैं शक्ति के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। इस प्रकार इसे राष्ट्र राज्यों के बीच के ऐसे व्यवहार के रूप में आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप समझ सकते हैं कि जहां विभिन्न राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, अपने शक्ति संवर्धन के लिए एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते रहते हैं जिससे वह अपने सभी संभावित लाभों की अधिकतम प्राप्ति कर सके। और इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक है, संघर्ष इसकी दिशा तय करता है और शक्ति इसके लक्ष्य प्राप्ति का साधन होता है। कुल मिलाकर के अगर बोले
तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ये एक प्रकार से राष्ट्रीय हित एक प्रकार से को ध्यान में रख करके करी जाती है। स्टेनले एक बड़े अच्छे विद्वान हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि विद्वान मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो है किसने कहा, स्टेनले महोदय का विचार है कि विद्वान एक इस प्रकार के विषय की परिभाषा पर किस प्रकार एक मत हो सकते हैं जिसका स्वरूप निरंतर परिवर्तित होता रहता हो और परिवर्तन की जिसकी प्रमुखता विशेष मतलब प्रमुख विशेषता हो। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रकार से हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा देना कोई सरल काम नहीं है, चूंकि इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तमाम प्रकार के जो पहलू हैं, जो अप्रोचेज हैं, जो विचारधाराएं हैं और जो एक प्रकार से मानदंड है, मापदंड है, नॉर्म्स हैं, वो सब बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। और इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कोई एक सटीक परिभाषा देना एक प्रकार से विद्वानों के हिसाब से कठिन काम है। ठीक है, इसी बात को लेकर के स्टेनले महोदय ने कहा कि कोई व्यक्ति या कोई विद्वान ऐसे कैसे परिभाषा दे सकता है इस टॉपिक की। हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने दी परिभाषा, जैसे कि हैंस मार्गेनथाउ कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। मार्गेनथाउ ने क्या कहा, हंस मार्गेनथाउ ने कहा कि राष्ट्रों के बीच में या दो देशों के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष यानी पावर के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। फेलिक्स ग्रास महोदय कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन करती है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे जो है चार्ल्स स्लाइसर महोदय कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कि विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा अधीन जनता के संपूर्ण संघर्ष संबंध समाविष्ट होते हैं। कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात की जाए तो एक ऐसी कला है जिसके द्वारा कोई वर्ग गुट बड़े गुटों को प्रभावित, छल योजित अथवा नियंत्रित करके विरोध के बावजूद अपने स्वार्थों की सिद्धि करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय उन प्रक्रियाओं के अध्ययन से है जिनके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य अन्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों के साथ बैठाते हैं। कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इसकी अगर बात किया है तो इसका अलग अलग विद्वानों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे पामर और पार्किंस कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्य की प्रणाली से है। पैडलफोर्ड और लिंकन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य सत्ताओं के बदलते संबंधों के संदर्भ में राज्यों की नीतियों की अंतर्क्रिया होती है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है। कोई एक आध दो परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, वही लिख दीजिएगा। कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊं तो किसी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के रूप में देखा है, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में देखा, किसी ने विदेश नीति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखा। और इन सभी दृष्टिकोण के को समन्वित करके अगर हम देखें तो हम एक अपनी परिभाषा दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राज्यों के बीच अपनी अपनी नीति के आधार पर संचालित राजनीतिक अंतरक्रियाओं का नाम होता है। और यह वह क्रिया होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिसके द्वारा विभिन्न राज्य आपस में या परस्पर संघर्ष करते हैं, संघर्ष मित्रता के द्वारा अपने हितों की वृद्धि करते रहते हैं। अपने हितों की या अपनी स्वार्थ सिद्धि हर एक देश चाहता है और उस स्वार्थ सिद्धि के लिए वो संघर्ष भी करता है। तो ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक बड़ी जबरदस्त तरीके की परिभाषा जो मैंने आपको बताई। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बताएं। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तीन आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है राष्ट्रीय हित, दूसरा होता है संघर्ष और तीसरा होता है शक्ति। ठीक है, संघर्ष और शक्ति और राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित के लिए क्या होता है? संघर्ष होता है। अब संघर्ष में शक्ति जिसके पास ज़्यादा होगी वो आगे बढ़ जाएगा और वो एक प्रकार से अपना दबदबा कायम कर पाएगा। तो प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, अब बताएं। प्रश्न है राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय हित की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय हित की बारे में अगर बताऊं तो राष्ट्रीय हित की अवधारणा एक अस्पष्ट धारणा है, कोई स्पष्ट धारणा नहीं, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के हित जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फलाने राज्य का हित अलग होता है, दूसरे का अलग होता है, फिर दूसरे का अलग होता है। यानी कि अलग अलग देशों का, अलग अलग राष्ट्रों का जो हित होता है वो अलग अलग होता है और इसका निर्धारण भी भौगोलिक तथा ऐतिहासिक आवश्यकताओं के आधार पर होता है। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण धारणाओं में से एक माना जाता है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो राष्ट्रीय हित की कोई एक सुटेबल परिभाषा नहीं होती है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से राष्ट्रीय हित को परिभाषित करना चाहा।
उसमें विद्वान आते हैं, उनका नाम है नॉर्मन हिल। नॉर्मन हिल कहते हैं कि राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का प्रारंभ स्तंभ कहा है। किसने? नॉर्मन हिल ने राष्ट्रीय हित को क्या कहा? विदेश नीति का प्रारंभ स्तंभ कहा, शुरुआती खंभा कहा। ठीक है। इसके अलावा रेमो झारो का मत है। रेमो झारो कहते हैं कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा इतनी अस्पष्ट है या इतनी अर्थहीन है कि इससे अधिक से अधिक दिखावे की अवधारणा, मतलब इसे अधिक से अधिक दिखावे की अवधारणा ही कहा जा सकता है इसको। ठीक है। इसके अलावा जो है बीबी डाइक महोदय कहते हैं कि राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारस्परिक संबंधों में प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसका अर्थ होता है संप्रभुता संपन्न राज्यों की इच्छाएं, यानी संप्रभुता संपन्न राज्य मतलब होता है कि ऐसे राज्य जो कि एक प्रकार से जिनके ऊपर कोई दबाव ना हो, अपने जो निर्णय हैं वो आंतरिक और बाह्य निर्णय वो खुल करके लें, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, तो उसी के संवर्धन से एक प्रकार से होता है। ठीक है। तो संप्रभुता संपन्न राज्यों की इच्छाएं जो होती हैं वही एक प्रकार से खास करके राष्ट्रीय हित कहलाती हैं। बुकिंग महोदय कहते हैं कि राष्ट्रीय हित वह हित होता है जिसे एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और अपनी कुशलता के लिए आवश्यक समझता है। राष्ट्रीय हित साधारण तथा निरंतर बनने रहने वाले उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है जिसके लिए कोई राष्ट्र कार्य करता है। तो इस तरीके से अलग अलग परिभाषा राष्ट्रीय हित की अलग अलग विद्वानों ने दी है। ठीक है। राष्ट्रीय हित के बारे में ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय हित के प्रकारों की अगर बात की है तो रॉबिन्सन महोदय राष्ट्रीय हितों को 6 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है प्रथम कोटि के हित, यानी कि ये वे हित होते हैं जो किसी राष्ट्र के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्र अपना सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं, सब कुछ बलिदान कर देते हैं। तो प्रथम कोटि का जो हित होता है उसकी सुरक्षा होती है। दूसरा जो होता है वो होता है गौण हित, यानी कि वे हित होते हैं जो प्राथमिक हितों से कम महत्वपूर्ण होते हैं परंतु राष्ट्र की सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें इसमें विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा करना हुआ, राजदूतों की राजनयिक जो उन्मुक्तियां हैं वो, विदेशों में बसने वाले जो नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा, ये सब गौण हित होते हैं किसी भी राष्ट्र के। तीसरा जो एक प्रकार से होता है हित वो होता है अस्थायी हित। अस्थायी हित की अगर बात की जाए राष्ट्रीय हित में तो ये राज्य के करीब सदैव बने रहने वाले दीर्घकालीन लक्ष्य और प्रयोजन होते हैं। जैसे भारत इस तरह का हित देश का शांतिपूर्ण विकास करता है। इसके अलावा चौथा होता है परिवर्तनशील हित। ये राष्ट्र के ऐसे हित होते हैं जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है। एक होता है सामान्य हित। सामान्य हित वे परिस्थितियां होती हैं जो उस देश को सामान्य रूप से अथवा आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। और छठा जो होता है आपका वो होता है विशिष्ट हित। ये सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं और उसके साथ इसका गहरा संबंध होता है। तो इस तरीके से हित के 6 प्रकार बताए हैं रॉबिन्सन ने। मार्गेनथाउ की अगर बात किया है, हैंस मार्गेनथाउ, उन्होंने राष्ट्रीय हित के 2 प्रकार बताए हैं। एक होता है बहुत आवश्यक हित, बहुत आवश्यक हित एक होता है, और एक होता है कम आवश्यक हित। ठीक है, यानी जो ज़्यादा आवश्यक है वो और एक जो कम आवश्यक है वो। इस तरीके से राष्ट्रीय हित के बारे में इन चीज़ों को मतलब बताया गया। वैसे राष्ट्रीय हित के मुख्य रूप से 6 या 5 तत्व होते हैं। मुख्य रूप से जैसे शक्ति, शांति, सांस्कृतिक एकता की रक्षा, आर्थिक समृद्धि, मनोबल और नेतृत्व। ये एक प्रकार से राष्ट्रीय हित के तत्व होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 5वां प्रश्न है शक्ति संतुलन की परिभाषा दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन की अगर बात की जाए तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बुनियादी सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आधुनिक विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत सिद्धांत, सामान्य सामाजिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति, राजनीति का यथासंभव मूलभूत नियम, इन तमाम प्रकार के नामों से पुकारा शक्ति संतुलन के सिद्धांत को। तो जहां भी राज्य या समुदाय होते हैं वहीं शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्रियाशील होता है। आपको बता दूं कि स्वाधीन राष्ट्रों में परंपरागत आपसी संबंधों की व्याख्या शांति संतुलन सिद्धांत से ही की जाती है। आचार्य कौटिल्य ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में शक्ति संतुलन का वर्णन किया है। शक्ति संतुलन की सहायता से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिज्ञों की जो व्यवहारिक नीतियां हैं उनका विवेचन किया जाता है। आधुनिक युग में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक बहुमूल्य यंत्र के रूप में शक्ति संतुलन का प्रयोग किया जाता है और ये प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है शक्ति, और प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने का लगातार प्रयास करते हैं।
और ऐसा होने से सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रों के बीच एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो तमाम राष्ट्र हैं, तमाम देश हैं, वो स्वयं को गुटों में इस प्रकार बांटे रहते हैं कि एक राष्ट्र अथवा समूह इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया जाता जिससे कि वह दूसरों पर हावी हो सके अथवा उन्हें समाप्त कर दे। ऐसा भी है कि शक्तिशाली राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के समूह को तुरंत ही उतने ही शक्तिशाली वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ता है और जब तक यह संतुलन बना रहता है तब तक राष्ट्रों की स्वतंत्रता की सुरक्षा का विश्वास भी बना रहता है। इस प्रकार शक्ति संतुलन शक्ति विभाजन की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें किसी एक राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली होकर अन्य पदों पर हावी नहीं होने दिया जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कोई देश इतना ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि वो अन्य देशों पर एक प्रकार से हावी हो जाए। इसीलिए तमाम प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं और वो संगठन क्या करते हैं, उन सभी देशों पर नियंत्रण रखते हैं। तमाम प्रकार के संगठन होते हैं। मान लेते कोई छोटा देश है, उस पर आप हमला करेंगे तो बाकी संगठन का जो होगा एक प्रकार से पूरा का पूरा देश वो आप पर अटैक करके और आपको दंड देगा। ठीक है, शक्ति संतुलन की परिभाषा को देते हुए स्लीचर महोदय कहते हैं कि शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। इसके अलावा सिडनी जो है फेके कहते हैं कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों के बीच शक्ति की एक ऐसी न्यायपूर्ण साम्य अवस्था है जो कि किसी एक राष्ट्र को इतना अधिक शक्तिशाली बनने से रोकती है कि वो अपनी इच्छा को दूसरे राज्यों पर थोप ना पाए। ठीक है, दूसरे राष्ट्रों पर। इस तरीके से आप लोगों ने शक्ति संतुलन की परिभाषा आपने समझ लिया। शक्ति संतुलन अस्थायी नहीं होता है, प्रयास का परिणाम है, युद्ध मापदंड होते हैं। क्योंकि शक्ति संतुलन निश्चित मापदंड युद्ध है, क्योंकि यह प्रायः तभी प्रारंभ होते हैं जब शक्ति संतुलन विच्छिन्न हो जाता है। कुल मिलाकर के ये सब इसकी विशेषताओं में आप लिख दीजिए, शक्ति संतुलन यही होता है आपका। ठीक है, छठा प्रश्न, निशस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण क्या होता है। शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण की अगर बात की जाए तो एक जैसे शब्द आपको लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में बहुत बारीक अंतर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शस्त्रीकरण की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे शस्त्र दौड़ में कमी करके युद्ध की संभावनाओं को कम करते हैं। जो शस्त्र नियंत्रण में क्या होता है, शस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है वे सभी प्रयास इसमें शामिल होते हैं जो शस्त्र दौड़ में कमी करके युद्ध की संभावनाओं को कम करते हैं या इसके क्षेत्र को सीमित करते हैं। शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण से अधिक व्यापक अवधारणा है। इसमें भविष्य में हथियारों का नियंत्रण भी शामिल होता है मतलब शस्त्र नियंत्रण में, जबकि निशस्त्रीकरण केवल वर्तमान में अस्तित्वमान जो शस्त्र हैं उन्हीं पर नियंत्रण होता है। यानी कि जो वर्तमान में शस्त्र चल रहे हैं उन्हीं शस्त्रों पर कंट्रोल करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। और शस्त्र नियंत्रण में जो भविष्य में भी जिन चीज़ों की खोज होने वाली है उस पर भी नियंत्रण की बात करी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी जब भविष्य नियंत्रण में या भविष्य में उत्पादन किए जाने वाले जो हथियार हैं उन पर भी रोक लगाता है शस्त्र नियंत्रण। यानी शस्त्र नियंत्रण एक व्यापक धारणा है और निशस्त्रीकरण थोड़ा उससे हल्की अवधारणा है। निशस्त्रीकरण की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि सशस्त्र सैन्य बलों को विघटित कर देने अथवा आयुधों को आयुध माने होता है अस्त्र शस्त्र समाप्त कर देने पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विकसित होगा जिसमें युद्ध के स्थान पर शांति के लिए महत्वपूर्ण स्थान होगा। इस प्रकार निशस्त्रीकरण उस महाविनाश को रोकने का एक प्रयास है जो युद्ध के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है और जिससे संपूर्ण मानवता की हानि होती है। यानी कि एक प्रकार से युद्ध को रोकने के लिए, ताकि युद्ध ना हो इसके लिए शस्त्रों को एक प्रकार से नियंत्रित करना, शस्त्रों को कम बनाना, शस्त्रों के एक प्रकार से उसको रोकना। और जो शस्त्र नियंत्रण होता है वो भविष्य के एक प्रकार से जो भविष्य में भी अगर कोई शस्त्र बनता तो उसके नियंत्रण के लिए भी आपका ये होता है। ठीक है, जो शस्त्र नियंत्रण होता है। तो ये शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण हो गया। इसको लेकर के शस्त्र जो अस्त्र शस्त्र बनाए जाते तमाम प्रकार के हथियार ये सब बनते हैं इन पर रोक लगाने से है। सातवां प्रश्न है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध को अंग्रेजी में बोलते हैं कोल्ड वार। शीत युद्ध के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये दो बड़ी महाशक्तियां एक प्रकार से आप सभी लोग जानते होंगे। दो बड़ी महाशक्तियों में एक तो आपका हो गया कौन सा, एक हो गया आपका रूस और दूसरा हो गया आपका कौन सा, अमेरिका। तो रूस और अमेरिका संयुक्त उस समय आपका यूएसए जो है आपका अमेरिका है और आपका जो संयुक्त अरब मतलब जो आपका ये था क्या बोलते हैं यूएसएसआर मतलब उसमें 15-16 देश शामिल पहले हुआ करते थे। यानी कि जो रूस का एरिया था
बाद में 1991 में 15 देशों में रूस बँट जाता है, ठीक है? उसके बाद में फिर शीत युद्ध उसके बाद से समाप्त हो जाता है। तो इतिहास के सबसे लंबे युद्ध की अगर बात करें, तो शीत युद्ध का नाम सबसे लंबे युद्धों में आता है। आपको बता दूं इसको कूटनीति कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और रूस आमने-सामने नहीं आए और दुनिया 2 गुटों में बँट चुकी थी, ठीक है? एक तो था साम्यवादी गुट और दूसरा था आपका पूंजीवादी। पूंजीवादी का समर्थन एक प्रकार से अमेरिका कर रहा था और इसका साम्यवाद का समर्थन रूस कर रहा था। तो रूस में एक प्रकार से साम्यवादी विचारधारा के लोग शामिल, 2 देश शामिल थे रूस के प्रति, रूस के एक प्रकार से साथ थे, और जो पूंजीवादी देश थे वो अमेरिका के साथ थे, ठीक है? और उसी समय भारत भी आज़ाद हुआ था। भारत एक प्रकार से, भारत की जब बात आई तो भारत ने कहा कि मैं किसी गुट में नहीं रहूँगा, और इसीलिए पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति फ़ॉलो करी, यानी किसी गुट में वो शामिल नहीं हुए, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई होती रही। वर्तमान में शीत युद्ध किसके साथ चल रहा है और शीत युद्ध किसे कहते हैं? हम इस युद्ध के बारे में इतना कह सकते हैं कि यह एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें किसी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। यह एक कूटनीतिक युद्ध होता है, ये स्ट्रेटेजिक या एक रणनीतिक युद्ध होता है जिसमें किसी सैनिक या नागरिक को घायल या मारने का प्रयास भी नहीं किया जाता और साथ ही साथ काम भी हो जाता है। कूटनीति को आप शांतिपूर्ण युद्ध समझने की गलती ना करें, इसको कूटनीति मतलब इस युद्ध को, शीत युद्ध को, ये शांतिपूर्ण युद्ध बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसकी वजह से विश्व में सबसे अधिक जान-माल की हानि हुई है। तो शीत युद्ध में आप देखते छोटे-छोटे जो राज्य होते थे आपस में लड़ जाते थे। जैसे मान लेते हैं कोई ए देश है और कोई बी देश है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो एक का साथ अमेरिका दे देगा ए का और बी का साथ रूस दे देगा, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, ये आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ से हथियार इसको सप्लाई हो रहा है, ये लड़ रहे हैं, दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, ये वैमनस्यता से दोनों लोग लड़ रहे हैं और रूस और अमेरिका क्या कर रहे हैं, एक की मदद कर दे रहे हैं, ठीक है? अब रूस क्या कर रहा है, रूस अमेरिका के जो छोटे-छोटे इलाके अमेरिका के आसपास के देश हैं, उन पर एक प्रकार से अपने हवाई अड्डे, अपने सेना के अड्डे बना रहा है। अमेरिका क्या करता था, रूस के इलाके में एक प्रकार से घेराबंदी करता था। इस तरीके से क्या होता था, एक दूसरे के हवाई हमले पर निगरानी रखने के लिए या वहाँ की सेना पर निगरानी रखने के लिए ऐसे तमाम प्रकार के काम किए जाते थे, ठीक है? तो ये शीत युद्ध था। तो इस युद्ध को समझने के लिए सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब 2 देश आपस में इस प्रकार युद्ध करते हैं, जिसमें किसी भी हथियार को इस्तेमाल ना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें राजनीतिक तौर पर या देश के अंदर और बाहर व्यापारिक स्थिति बिगाड़ कर देश को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है? एक कूटनीतिक युद्ध होता है ये, जिसमें हथियार का इस्तेमाल आमने-सामने ना करने की वजह से युद्ध बहुत लंबे दिनों तक चलता रहता है और प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिद्वंदी के आसपास के देश को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, ताकि अपने प्रतिद्वंदी देश में राजनीतिक और व्यापारिक स्थिति को बिगाड़ा जा सके और देश की आंतरिक स्थिति खराब करके देश को पछाड़ा जा सके। ठीक है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आप देखेंगे रूस और अमेरिका 2 ऐसे देश थे जिन्होंने विश्व के दिखावे मतलब विश्व को दिखाया कि वर्तमान समय में वह आर्थिक और सैन्य ताकत में सबसे बलशाली देश है। मगर यूनाइटेड नेशंस और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने की वजह से दोनों देश आमने-सामने लड़ाई नहीं कर पाए या नहीं लड़ पाए। दोनों के एक प्रकार से अंदर आप देखिए दूसरे प्रति खुन्नस पैदा थी, ठीक है? दोनों शक्तियाँ बढ़ रही थीं। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे के देश की आंतरिक स्थिति को खराब करने के लिए तमाम प्रकार की चालें चली, तमाम प्रकार की कूटनीति का सहारा लिया और वर्तमान समय में सबसे लंबे शीत युद्ध के नाम से हम लोग इन्हीं दोनों के युद्ध को जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये था शीत युद्ध, जो कि अमेरिका और रूस के बीच में खास करके था। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखेंगे। दक्षेस, दक्षेस की अगर बात की जाए, दक्षेस को ही सार्क कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं दक्षेस को? सार्क बोलते हैं, क्लियर? दक्षेस, दक्षेस की अगर बात की तो दक्षिण एशिया का एक अनौपचारिक शब्दावली है, जिसका प्रयोग दक्षिण मतलब एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग से लिया जाता है। और दक्षेस की अगर बात की तो इसमें आप देखेंगे, इसमें कई देश शामिल हैं जो दक्षिण एशिया से रिलेटेड हैं। आपको बता दूं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को शॉर्ट फॉर्म में दक्षेस या सार्क भी कहते हैं। दक्षिण एशिया के सदस्यों में 8 देश एक प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में शामिल हैं। संगठन के सदस्य देशों में की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब को एक इससे अधिक है। आप देखेंगे कि इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, जिसमें शामिल कौन-कौन है?
1985 को इसकी स्थापना हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। शामिल कौन कौन से देश हैं दक्षिण एशिया सार्क में? इसमें शामिल है अपना सबसे इम्पोर्टेंट देश यानी भारत, फिर उसके बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, मालदीव, भूटान, ये सब मिलकर के यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 ये हो गए, श्रीलंका 4, नेपाल 5 और मालदीव 6 और भूटान एक प्रकार से 7 और अफ़गानिस्तान भी इसमें 8वां देश शामिल हुआ है। अप्रैल 2007 में शामिल हुआ है, ठीक है। अप्रैल 2007 में शामिल हुआ है कौन? अफ़गानिस्तान। किस दिन? अप्रैल 2007 के संघ के 14वें शिखर सम्मेलन हो रहा था, तो उसी में अफ़गानिस्तान शामिल हुआ है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। आगे देखेंगे 9वां प्रश्न है आसियान यानी कि आसियान, ASEAN पर टिप्पणी कीजिए। आसियान की अगर बात किए तो ये भी एक प्रकार से क्या है? ये भी देशों का संगठन है। तो ये कैसे देशों का संगठन है आसियान? आसियान की अगर बात की जाए तो आसियान जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस और इसको शॉर्ट फॉर्म में आसियान कहते हैं। 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह है ये, जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए काम करते हैं। इसका मुख्यालय जो स्थित है आसियान का, वो स्थित है आपका इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। उसी जकार्ता में स्थित है इसका मुख्यालय। आपको बता दूं इसकी स्थापना जो हुई थी आसियान की, वो 8 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त की डेट को हुई थी। कब? 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थापना की गई थी, लेकिन मुख्यालय इसका इंडोनेशिया की जकार्ता में है। अपने चार्टर में आसियान के उद्देश्य के बारे में बताया गया कि पहला उद्देश्य समस्त देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को कायम रखा जाएगा और इसके साथ ही झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा हो। सेक्रेटरी जनरल आसियान द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों को लागू करवाने और कार्य में सहयोग प्रदान करने का काम करता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में थाईलैंड के सूरिन पाटिस्वान इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। आसियान की निर्णायक बॉडी में राज्यों के प्रमुख होते हैं और इसकी वर्ष में एक बार बैठक की जाती है। भारत आसियान देशों से सहयोग करने और संपर्क रखने का सदा ही इच्छुक रहा है। हाल ही में आप देखेंगे 23 अगस्त 2009 को भारत ने आसियान के संग बैंकॉक में सम्मेलन किया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए थे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2008 नई दिल्ली में आसियान मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। तो इस तरीके से ये आसियान देश के बारे में आप अगर इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाना है। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न है वैश्वीकरण की अवधारणा बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण की अवधारणा बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताएं। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं वैश्वीकरण को, ठीक है। वैश्वीकरण शब्द की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन इसको बोलते हैं और ये शब्द एक प्रकार से अगर बात की जाए तो ये ग्लोब शब्द से मिलकर के बना, ग्लोब से बना है। ग्लोब माने होता है गोल या पृथ्वी। ग्लोब का एडजेक्टिव विशेषण होता है ग्लोबल, जिसका अर्थ होता है टेकिंग इन होल वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व को समाहित करने वाला, उसको बोलते हैं ग्लोब, ठीक है, ग्लोबल। ग्लोबल से बना हुआ वर्ब है ग्लोबलाइज, ठीक है। और ग्लोबलाइज में वर्ब क्रिया को नाउन संज्ञा के रूप में परिवर्तित करने पर ग्लोबलाइजेशन शब्द का निर्माण हुआ है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द होल वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व को समाहित करने वाली जो प्रक्रिया है, पूरे विश्व को एक गांव के रूप में देखने वाली जो प्रक्रिया है, उसी को वैश्वीकरण बोलते हैं या भूमंडलीकरण बोलते हैं। वैश्वीकरण को एक शब्द और बोलते हैं भूमंडलीकरण, अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। रवि प्रकाश पांडे जी इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं वैश्वीकरण की, कहते हैं कि वैश्वीकरण जो है अंतर्वेशन और मतलब बहिष्करण की एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें विश्व बाजार, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं, मल्टीमीडिया, प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति आदि के एकीकरण का अंतर्वेशन हो रहा है, जबकि राष्ट्र राज्य की प्रभुता और स्वादेशीयता आदि का बहिष्करण हो रहा है। चेंबर शब्दकोश में वैश्वीकरण शब्द की परिभाषा दी गई, चूंकि परिभाषिक शब्दावली है वैश्वीकरण, तो उसमें परिभाषा दी गई है कि वैश्वीकरण का अर्थ विश्वव्यापी बना देना या संपूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना, ये मतलब होता है, ठीक है।
स्टीफन गिल कहते हैं कि वैश्वीकरण पूंजी एवं वस्तुओं की सीमा से पार गतिशील या गतिशीलता की कारोबार लागत की कमी है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के कारकों एवं वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वैश्वीकरण की अगर बात की है तो ये सब वैश्वीकरण की अवधारणा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, वैश्वीकरण में क्या होता है, संपूर्ण एक प्रकार से पूरे के पूरे एरिया को एक गांव की भांति समझा जाता है। ठीक है, पूरा विश्व एक गांव के रूप में एक प्रकार से जाना जाता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है सूचनाओं, विचारों, तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी, वित्त और लोगों का देश की सीमाओं से बाहर प्रवाह के द्वारा समाजों और अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रकार से एकीकरण होना, यानी कि संपूर्ण विश्व को एक गांव मान करके संपूर्ण विश्व में व्यापार करना, संपूर्ण विश्व में विचरण करना, एक नियम कायदे के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखें, खंडवा 150 शब्द या 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 4 या 5 प्रश्न करने हैं इसको। इसमें में से 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से केवल 4 या 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय में अपने अपने हिसाब से दिया जाता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलना है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, मानवाधिकार की व्याख्या करें। मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार की अगर बात की जाए, ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो मानवाधिकार उसी को बोलते हैं। ह्यूमन राइट्स, मनुष्य के कुछ अधिकार होते हैं, उन्हीं अधिकारों को लड़ने के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। मानवाधिकार की अगर बात की जाए तो एक वाक्य में कहें तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक या नेचुरल अधिकार होता है, नेचुरल राइट्स होते हैं कुछ। इस दायरे में जीवन जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, बराबरी का अधिकार, सम्मान का अधिकार, ये सब आता है। ये सब प्रकृति के द्वारा आपको मिले हुए हैं। ठीक है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई एक प्रकार से जो है मतलब आप जिंदा रह सकते हैं, आप पैदा हुए, आपको मारने का हक किसी को नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको भगवान ने बनाया है तो आपको आपको मारने का हक केवल भगवान को है। ठीक है, बाकी और किसी को नहीं है। यानी आप जी सकते हैं, आपको जीने का अधिकार, आपको बराबरी का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान, ये सब आपको एक अधिकार आपको मिलता है। इसके अलावा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इसके अलावा सांस्कृतिक अधिकार भी नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकारों में शामिल हैं। इन्हीं सभी अधिकारों की रक्षा करने के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। तो ये सब मानवाधिकार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र में कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से इतर होते हैं। रही बात मौलिक अधिकारों की, तो ये देश के संविधान में लिखे होते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों से परे एक प्राकृतिक अधिकार होता है जिससे सभी देशों के नागरिकों को अधिकार मिलता है। अगर आप किसी भी देश में हों, किसी भी अपने ही देश में आप किसी पर अत्याचार करेंगे, जनता पर अत्याचार करेंगे, तो विश्व मानवाधिकार आयोग जो है वो उस देश की सरकार पर एक्शन ले सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मौलिक अधिकार देश के संविधान में होता है, लेकिन जो मानवाधिकार होते हैं ये पूरे विश्व के संविधान में होता है। ये अधिकार देश के नागरिकों को और किन्हीं परिस्थितियों में देश के में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना उचित है कि मौलिक अधिकार के कुछ तत्व मानवाधिकार के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार में भी आता है और प्राकृतिक अधिकारों में भी आता है। ठीक है, मानवाधिकारों में भी आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि वहीं से लिया गया है। तो ये मानवाधिकार आपके बारे मानवाधिकार के बारे में मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि भारत में भी बना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो बना भारत में 1993 में बना, इसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया गया। भारत में मानवाधिकार की रक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश की सर्वोच्च संस्था के साथ साथ मानवाधिकारों का लोकपाल भी है। आपको बता दूं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वही अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वैश्विक संगठन का हिस्सा होता है। आपको बता दूं, हर एक मानवाधिकार जो आयोग होता है वो एक प्रकार से वो विश्व मानवाधिकार आयोग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से ये मानवाधिकार आयोग के बारे में अगर ये सब बातें आप लिख देंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सीमा पार आतंकवाद की व्याख्या कीजिए। सीमा पार आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है, कभी कभी सीमा पार आतंकवाद जो है अपने चरम पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र में आप देखेंगे या उसमें भारत में ही आप देख लें अगर, तो सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले देश को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया गया है। आपको बता दूं कि
जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कहा गया कि संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमा पार आतंक का इस्तेमाल करने वाले राज्यों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यानी जो अपने सीमा के अंदर एक प्रकार से रह करके दूसरे देश में अत्याचार करके उनको डराते धमकाते हैं, तो सीमा पार आतंकवाद बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आप देखें भारत वगैरह में, जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं तमाम प्रकार की शरण मिल जाती है आतंकवादियों को। ठीक है। तो उसमें कहा गया कि जब सभी देश आतंकवाद जैसे समान खतरों के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे और राजनीतिक लाभ के लिए दोहरे मानकों में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन को लागू करने के लिए राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को आतंकवाद और सीमा पर आतंकवाद सहित अन्य आक्रामकता से बचना चाहिए। इस तरीके से ये बात एक प्रकार से बताई गई। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हाइशी ने कहा कि कानून का शासन आधुनिक राज्यों का आधारभूत आधार है और इसे राज्यों के बीच भरोसे पर टिका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समझौते का मतलब कि सद्भाव पूर्वक पालन नहीं किया जाता है तो कानून का शासन नहीं रह जाता है और दुनिया में जंगल राज आ जाता है। इस तरीके से हमेशा चाहिए कि आतंकवाद को कंट्रोल किया जाए और किसी भी देश पर आतंकवादी अगर किसी भी देश पर आतंकवादी हमला होता है तो उससे उस हमले से बचने के लिए दोबारा हमला ना हो इसके लिए संपूर्ण विश्व को आगे आना चाहिए। संपूर्ण विश्व की जो एजेंसियां हैं, जो इम्पोर्टेंट एजेंसियां हैं, बड़ी फेमस जैसे मोसाद वगैरह हैं। ये मोसाद इजराइल की बड़ी फेमस एजेंसी बहुत ही है, जैसे इंडियन की राह है वैसे वहाँ की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है भाई। ठीक है, अकेले इजराइल आप देखेंगे 57 देश है मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक स्टेट वहाँ पर घेरे हुए हैं सभी, इजराइल अकेला है यहूदी। और अकेले उससे हिम्मत नहीं पड़ती किसी देश की बोलने की कि भाई कोई उससे आँख मिचौली खेल ले। मजाल नहीं है इज़राइल से किसी से एक प्रकार से मतलब कोई बोल दे उससे। बहुत पावरफुल कंट्री भाई। तो इस तरीके से क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने चेतावनी भी दी थी कि हम अराजकता के शासन के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के अवैध विकास से लेकर बल के अवैध इस्तेमाल तक विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या होता है कि लोग एक प्रकार से बड़े-बड़े हथियार बना रहे हैं। आप देखेंगे बड़े-बड़े देशों में अमेरिका, रूस ऐसे बड़े-बड़े और देश हैं जो क्या करते हैं, हथियार बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और जब हथियार बिकेगा भाई ना, और हथियार बिकेगा, आतंकवाद अगर ख़त्म हो जाएगा तो हथियार बिकना बंद हो जाएँगे। हथियार बिकता है, हथियार बनाते हैं लोग, हथियार पर इनकी जीडीपी चलती है, तो हथियार बना करके बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रॉफ़िट होता है खूब ज़्यादा। तो इसी बात को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सारी चीज़ें बताई गई कि भाई सीमा पार आतंकवाद पर एक प्रकार सभी लोग एक्शन लें, सभी देश इससे सचेत हों, सभी देश आगे बढ़ेंगे तभी इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, वैश्वीकरण की विशेषताएँ बताएँ। वैश्वीकरण, अभी मैंने वैश्वीकरण के बारे में आपको बताया था। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण जो होता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएँ भी शामिल हैं जिससे हमारा समाज एक नई प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को संस्थापित करने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। वैश्वीकरण की अगर बात की तो वैश्वीकरण का मतलब मैंने आपको बताया था एक विश्व गाँव की भांति, ठीक है? भूमंडलीकरण यानी पूरी की पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को समाहित करने की प्रक्रिया, पूरे संसार को एक प्रकार से अपने में मिलाने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है? इसकी कई विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता लिखिएगा, भौगोलिक दूरियों का सिमटना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप क्या हुआ है, भौगोलिक दूरियां जो है सिमट गई हैं। जैसे फ़ोन के विकास से, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से आप देखेंगे समूचे विश्व में हम अपने स्टडी रूम से ही संपर्क कर सकते हैं। हम भारत में बैठ करके दुनिया के समस्त देशों के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। ठीक है? इसके अलावा दूसरी बात, एक नई संस्कृति का उभरना, एक नई संस्कृति उभर रही चूँकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज मतलब तक एक प्रकार से पहुँच है। आप देखेंगे एक नई विश्व संस्कृति को उभारा है इंटरनेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। आप अमेरिका के गाँव के बारे में देख सकते हैं, अफ्रीका में कैसे गाँव है, अफ्रीका में का कल्चर कैसा है। आप हर एक देश के कल्चर को देख पाएँगे, ठीक है? अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आप सर्च करेंगे हर एक देश के बारे में, वहाँ की जानकारी आप ग्रहण कर पाओगे, ठीक है? तो एक नई संस्कृति आप देखेंगे जैसे कि हम अपने भारत में पहले क्या टी-शर्ट वगैरह पहले लोग नहीं पहनते थे, जीन्स पैंट हो गया, टी-शर्ट है, फ़ास्ट फूड भोजन में आप देखें पॉप संगीत,
नेट पर आप चैटिंग वगैरह करते हैं, तो ये सब आप देखेंगे पूरे संसार से एक-एक चीज़ें आई हैं। हर एक देश कुछ ना कुछ इसमें योगदान दे रहा है। तमाम प्रकार के देशों से तत्वों को मिला करके एक ऐसी संस्कृति बन रही है, जो कि संपूर्ण विश्व के हर एक देश के युवा जो हैं इन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। हर एक देश में लोग एक प्रकार से आप देखेंगे कि इन चीज़ों को अपना रहे हैं। तो एक नई संस्कृति उभर रही है वैश्वीकरण से। तीसरी बात, उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिल रहा है। वैश्वीकरण में उपभोक्तावाद तथा बाजारीकरण को बढ़ावा देने के गुण विद्यमान हैं। इसके अलावा श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण हो रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक विशेषता श्रम बाजार के विश्वव्यापीकरण की भी है। सबसे पहली बात ये कि सन 1965 में लगभग 7.5 करोड़ लोग एक देश से अन्य देशों में रोजगार के कारण से प्रवासित हुए थे। वही यह आंकड़ा 1999 में वर्ष में आप देखेंगे कि 12 करोड़ तक पहुंच गया। वर्तमान में इसमें और वृद्धि हुई है और लोग बाहर जाकर के कमाते, मान लेते हैं अब किसी देश में रोजगार कम है तो दूसरे देश में गए, चूंकि जहाँ पर मैन पावर कम है वहाँ पर चले गए, यानी जहाँ पर आदमी कम है, ठीक है, वहाँ पर चले गए काम करने के लिए। जैसे भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा, तो भारत के लोग बहुत ज़्यादा प्रवासी होंगे, बाहर जाएंगे कमाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब आपका जो पांचवी विशेषता है वह बिचौलियों को बढ़ावा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से श्रम निर्यातक देशों में निर्यातक देशों की अगर बात की जाए, तो श्रम निर्यातक देशों में क्या होता है, इससे श्रम निर्यातक देशों में ऐसे कई एजेंट या बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं जो वैध तथा अवैध दोनों प्रकार से लोगों को विदेशों में काम दिलवाते हैं। यही नहीं, ये बिचौलिए लोगों को विदेश भिजवाने में मदद करते हैं और लोग विदेश जाते हैं और काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा छठी विशेषता है कि शिक्षा का विश्वव्यापीकरण हुआ है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से शिक्षा का एक प्रकार से विश्वव्यापीकरण हो पाया है। इसमें क्या होता है कि विश्व विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों का पाठ्यक्रम विश्व स्तरीय हो गया है, जिससे इनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी दुनिया के किसी भी देश में रोजगार पा सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कहीं की भी दूरस्थ शिक्षा आजकल चल चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही में लचीलापन आया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, वास्तुविद, इसके अलावा अकाउंटेंट, प्रबंधक, बैंकर, कंप्यूटर विशेषज्ञ, ये सब विदेशों को जाते हैं और अब पूंजी प्रवाह की तरल और सरल लचीला, जो एक प्रकार मतलब कि सरलता से पूंजी एक प्रकार से आदान प्रदान हो जाती, कई प्रकार के लाभ हुए हैं इससे। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता भी एक प्रकार से आप देखेंगे बढ़ गई है। ये कंपनियां पहले सिर्फ उत्पादित वस्तुओं, सेवा, तकनीकी, पूंजी आदि की आवाजाही में मदद करती थीं, किंतु अब आप देखते हैं अलग अलग देशों में कंपनियां बन चुकी हैं। एक देश की कंपनी दूसरे देश में, एक ही कंपनी संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे विश्व वैश्वीकरण की ये तमाम प्रकार की विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन पर टिप्पणी कीजिए। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन पर टिप्पणी कीजिए। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जो है IORA एक प्रकार से इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इसको बोलते हैं। और इसकी अगर बात की इस पर टिप्पणी करने को लेकर के, देखिए पहले पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये जो है आपका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हाल ही में फ्रांस को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की सदस्यता प्रदान कर दी गई है और फ्रांस इस एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन चुका है, यानी कि इसमें 23 देश सदस्य हैं हिंद महासागर के रिम एसोसिएशन में। दूसरी बात इसकी महत्वपूर्ण ये है कि यूएई की अध्यक्षता में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों की जो है वो 20वीं मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। इसके अलावा तीसरे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यूएई के 19वें मंत्री परिषद की बैठक के दौरान नवंबर 2019 में IORA के अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हुए 2019-21 से अपनी अध्यक्षता में हिंद महासागर में एक साझी नीति और समृद्धि की राह को प्रोत्साहन की थीम को अपनाया गया। तो इस तरीके से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है ये इस वर्ष इंडियन ओशियन के सदस्य देशों की 20वीं मंत्री परिषद बैठक की अध्यक्षता यूएई के द्वारा की जा रही है और इसके नेतृत्व में कोविड-19 के जवाब में अमीरात जो है कम्युनिक और IORA की एकजुटता और सहयोग का वक्तव्य जारी किया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे यह पहली बार है कि कोई ऐसा देश जिसकी मुख्य भूमि हिंद महासागर में नहीं है और उसे जो है इसमें इस देश की सदस्यता में शामिल किया गया है इस संगठन में।
फ्रांस को भी ये सदस्यता पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित उसके समुद्र पारीय क्षेत्र खास करके रियूनियन द्वीप के आधार पर दी गई है। तो इस तरीके से ये अच्छा भारत में मॉरिशस में मतलब IOR एक सचिवालय में महात्मा गांधी पुस्तकालय की स्थापना की घोषणा भी करी गई है। इस बैठक में क्या किया गया, रूस और सऊदी अरब को संवाद सहयोगी के मान्यता हो देने पर चर्चा की गई और इस तरीके से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ईरान के विरोध के चलते इसे शामिल नहीं कर पाया। मतलब रूस और सऊदी अरब जो है एक प्रकार से उसको नहीं शामिल, रूस और इसको नहीं शामिल कर पाया, चूँकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और ईरान ने विरोध कर दिया इस बात का। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में इन देशों को शामिल नहीं किया गया, रूस और सऊदी अरब को। 5वां प्रश्न आप देखेंगे, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है? उत्तर दक्षिण संवाद की अगर बात की जाए तो भौगोलिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा संसार 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में भैया बटा हुआ है? 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये पूरा संसार है अपना, ठीक है? और ये 2 हिस्सों में, ये आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर वाले एरिया को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसके नीचे वाले एक प्रकार से एरिया को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है पूरे के पूरे संसार को। उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के तमाम प्रकार के विकसित देश ये सब शामिल हैं। दक्षिणी अमेरिका में या दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका हो गई, अफ्रीका महाद्वीप के देश हो गए और एशिया के जो अविकसित और विकासशील देश हैं वो सब शामिल हैं, ठीक है? और उत्तर से आशय है पूंजीवादी विचारधारा रखने वाले देश, ठीक है? जैसे यहाँ जो उत्तर भारत की मतलब ये उत्तर वाले एरिया हैं, यानी उत्तरी ध्रुव वाले या उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले जो देश हैं, ये सब पूंजीवादी विचारधारा को एक प्रकार से फॉलो करते हैं। जहाँ पर तकनीकी विकास व उत्पादन अपनी चरम सीमा पर है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है और ये देश सभी विश्व के लगभग 70% पूंजी साधनों पर कब्जा केवल उत्तरी एक प्रकार से देश के लोगों ने कर रखा है, उत्तरी गोलार्ध के लोग। दक्षिण से आशय उन विकासशील देशों से है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए। उनमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, पूंजी की कमी है, भुखमरी दक्षिण के विकासशील देशों की प्रमुख समस्याएं हैं इन सभी देशों की। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं उद्योग प्रधान हैं, जबकि विकासशील जो देश हैं यानी कि जो दक्षिण के देश हैं उनकी जो एक प्रकार से जो वो है खास करके उनकी जो पूंजी है वो कृषि प्रधान है, मतलब कि उनका जो उद्योग है कृषि प्रधान है। उत्तर में सभी साम्राज्यवादी ताकतें या विकसित धनी देश थे, दक्षिण में साम्राज्यवादी शोषण के शिकार रहे गरीब देश थे, चूँकि उत्तर वाले जो यहाँ के यूरोप के कंट्रीज थे, फ्रांस और आप देखेंगे जापान, फ्रांस और यूरोप के तमाम प्रकार के कंट्रीज, इंग्लैंड वगैरह, ये सब लोगों ने दक्षिण के सभी देशों पर कब्जा कर रखा था, यहाँ से धन लूट लूट करके उत्तर में ले गए, ठीक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब विकसित देश उत्तर श्रेणी में हैं, जबकि आप देखेंगे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इसके अलावा आप देखेंगे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम सारे देश ये सब दक्षिण में है और गरीब देश में आते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर के विकसित तथा दक्षिण के विकासशील देशों के बीच नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या अन्य बातों के बारे में किए गए बातचीत को ही उत्तर संवाद कहते हैं। और उत्तरी और दक्षिणी बीच के या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच में जो एक प्रकार से ये एक प्रकार से असमानता दिखाई पड़ती, इसी असमानता की खाई को पाटने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद जो है ये किया गया था, ठीक है? ध्यान रखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है विदेश नीति का अर्थ और भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य को बताइए, बताएं। विदेश नीति यानी कि एक प्रकार से जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो क्या है, उसका अर्थ बताना है और भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य बताना है। बढ़िया प्रश्न है। विदेश नीति किसे कहते हैं? विदेश नीति की अगर बात करें तो विदेश नीति एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, जहाँ विभिन्न कारक या विभिन्न देश विभिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रकार से एक दूसरे देश को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण पॉइंट ऑफ व्यू स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य के आधार पर जो नीति निर्धारित करती है वही उस देश की राष्ट्रीय विदेश नीति या विदेश नीति कहलाती है, ठीक है? तो और भारत विदेशी या भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो भारत की भी ऐसी विदेश नीति है। भारत मतलब प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु विदेश नीति के उद्देश्य तय करते हैं और भारत की विदेश नीति ने भी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कई उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना, ये पहला उद्देश्य होता है भारतीय विदेश नीति का। दूसरा भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता के द्वारा निपटाई जाने वाली नीति को प्रोत्साहन देना, ताकि कोई भी झगड़ा लड़ाई ना हो सके। इसके अलावा तीसरी बात, सभी राज्य और राष्ट्रों के बीच परस्पर संबंधपूर्ण या सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये भी भारत एक प्रकार से बताता है। चौथी बात, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना, यह भी विदेशी नीति का उद्देश्य है भारतीय। और पांचवा जो उद्देश्य है भारतीय विदेश नीति का, वो ये है कि सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को अलग रखना तथा ऐसे गुटबंदियों को प्रोत्साहन न देना। ठीक है। इसके अलावा सभी प्रकार की साम्राज्यवादी भावना का विरोध करना, इसके अलावा उपनिवेशवाद का कठोर विरोध करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इसके अलावा जो है उन देशों के जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों। तो इस तमाम प्रकार मतलब ये तमाम प्रकार के उद्देश्य शामिल किए गए हैं भारतीय विदेश नीति में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भारतीय विदेश नीति की अगर बात की जाए तो इसके निर्धारक तत्वों में यहाँ का भूगोल, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सभी को ध्यान में रख करके ऐतिहासिक अनुभव, परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीकी के प्रभाव को एक प्रकार से मूल्यांकित करते हुए आगे बढ़ाने के लिए ऐसी विदेश नीति को फॉलो किया गया है भारतीय सरकार के द्वारा। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सातवां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की व्याख्या कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, आप सभी लोग बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी भैया कब, 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध यूरोप के इतिहास में शुरू हुआ और यूरोप के इतिहास की सबसे प्रमुख घटना प्रथम विश्व युद्ध को माना जाता है। इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने में 1870 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी में यूरोप की राजनीति में जो अस्थिरता आई उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इस अवधि में यूरोप में जो शक्ति संतुलन बन रहा था वो बिगड़ रहा था, मतलब बन रहा था, वो धीरे धीरे बिगड़ गया। उससे यूरोप के महान सत्ता कहे जाने वाले देश एक दूसरे में विश्वास दिखाते हुए भी अंदर में आत्मविश्वास मतलब अविश्वास करते थे, आपस में ही एक प्रकार से संघर्षरत रहते थे। इस तरीके से क्या हुआ, उधर औद्योगिकरण का विकास हो गया, लोग एक दूसरे मतलब औद्योगिकरण का विकास हुआ, तमाम प्रकार के मशीनों का विकास हुआ, तमाम प्रकार के एक प्रकार से बंदूकों वगैरह का विकास हुआ, जिससे तमाम प्रकार के हथियार और तमाम प्रकार के औजारों का विकास होता गया। तो आप देखेंगे 1870 ईस्वी के बाद यूरोप का शक्ति संतुलन क्षण जो मतलब कि वो था, वो 6 बड़ी शक्तियों के बीच होने वाले समझौतों और संधियों के बीच स्थित था। इस अवधि में यूरोप में गुप्त संधियों का जाल बिछ रहा था, कूटनीति गुटबंदियाँ जो है एक प्रकार से अपने चरम पर सीमा पर थीं। ठीक है। इस समय आप देखेंगे जर्मनी यूरोप की कूटनीति पर छाया हुआ था, मतलब पूरा का पूरा जर्मनी एकदम से प्रभुत्व में था। जर्मनी जो था वो जर्मनी और जो है फ्रांस के बीच कटुता और फ्रांस द्वारा बदला लेने की आशंका के कारण जर्मनी के सारे देशों को कूटनीतिक गुटबंदियों में उलझा दिया। जर्मनी का मुख्य लक्ष्य था कि फ्रांस को जो है मिल विहीन करना, ताकि वहाँ पर अगर कपड़े बनाने की या कुछ ही बनाने की या जो मिल होगी उसको ख़त्म कर दें। जर्मनी का मुख्य लक्ष्य था ये, जिससे उसे बदला मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के जर्मनी के मन में इस बात के भय ने कि फ्रांस अवसर पाते ही प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करेगा, सारे यूरोप की राजनीति को प्रभावित किया। जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने बाद में कहा था कि इस प्रश्न के कारण यूरोप के सार्वजनिक जीवन में जहर घुल गया। और इस तरीके से देखिए 2 गुट में पूरा का पूरा संसार बढ़ गया था। एक तो आपका था धुरी राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में आप देखेंगे कि जैसे धुरी राष्ट्रों में आपके और कई देश शामिल थे। ठीक है। धुरी राष्ट्रों में आप देखेंगे, मित्र राष्ट्रों में जैसे आप देखेंगे इंग्लैंड हो गया और आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, सब शामिल थे। इसमें आप देखेंगे हिटलर हो गया और बेनिटो मुसोलिनी हो गया, हिरोहिटो, ये सब शामिल थे जो जर्मनी वगैरह के देश थे। ठीक है। इस तरीके से ये शामिल थे। तो ये प्रथम विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछेगा तो वो 1939 में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। 8वां प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा की परिभाषा और विशेषताएं बताइए। सामूहिक सुरक्षा की विशेषता मतलब परिभाषा और विशेषताएं लिखिए। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सामूहिक सुरक्षा को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न है। सामूहिक सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सामूहिक सुरक्षा
अनेकार्थक शब्द है। पर संक्षेप में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत इस आधार पर टिका हुआ है कि किसी एक राज्य पर आक्रमण को संसार के सभी राज्यों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा और सभी राष्ट्र संगठित होकर के उस आक्रमण का प्रतिकार करेंगे, उस आक्रमण का विरोध करेंगे। ठीक है, तो ये है। हंस मार्गन थाऊ कहते हैं कि सामूहिक सुरक्षा की सक्रिय प्रणाली में सुरक्षा की समस्या अब व्यक्तिगत राष्ट्र समुत्थान नहीं, जिसका ख्याल शस्त्रों और राष्ट्रीय बल के दूसरे अंशों में किया जाए। सुरक्षा का संबंध सब राष्ट्रों से है, वे प्रत्येक की सुरक्षा का ख्याल सामूहिक रूप से करेंगे और उनकी अपनी सुरक्षा खतरे में हो। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब ये होता है कि कोई सामूहिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि कोई भी देश एक दूसरे देश पर अगर हमला कर देता है, मान लेते कोई ये देश है, बड़ा है, पावरफुल है, वो कोई कमजोर देश है, बी इस पर हमला कर देता है, तो पूरे संसार का ये कर्तव्य है कि बी की तरफ से ए से पूछेगी कि आपने हमला क्यों किया। अगर ए का एक प्रकार से जायज कथन है, दोनों के विषय में बातचीत होगी और संधि होगी, उसके बाद में मामला बैठाया जाएगा। लेकिन अगर ए फिर भी नहीं मान रहा है तो बी की तरफ से सारे देश मिल करके ए को पराजित कर देंगे और उसके बाद में फिर जो बोलेंगे सारे देश वो ए को मानना पड़ेगा। इस तरीके से सामूहिक सुरक्षा की बात ये होती है। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा की परिभाषा को देते हुए आगरंस्की एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी योजना नहीं है जिसके द्वारा कुछ राष्ट्रों पर नियंत्रण रखा जाए, दूसरों पर नहीं, बल्कि जो भी राष्ट्र आक्रमण करता है उसको हराया जाए, इसका उद्देश्य ये होता है। विल्सन कहते हैं कि सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत एक प्रकार से बहुत अच्छा है और इसका मैं समर्थक हूँ। सामूहिक सुरक्षा की अगर बात किया है तो एक प्रकार से एक सबके लिए तथा सब एक के लिए, ये इसकी विचारधारा है। कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊं तो किसी राज्य पर किया गया आक्रमण सब राज्यों पर आक्रमण माना जाएगा, पहली बात, इसमें पहली विशेषता बताई गई। दूसरी विशेषता, किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए चिंता का विषय होगा। तीसरी विशेषता, यदि कोई एक राष्ट्र या कोई देश दूसरे राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो खतराग्रस्त राज्य जो होगा उसकी ओर से बाकी राष्ट्र जो है वो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा आक्रमणकारी के अतिरिक्त और सब राज्यों में सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार है। इसके अलावा संभव है कि सहयोग के इस भय से आक्रमणकारी जो देश है आक्रमण का विचार ही त्याग दे और आक्रमण ना करे, इसीलिए ये एक प्रकार से व्यवस्था करी गई। तो सामूहिक सुरक्षा की परिभाषा और ये विशेषता मैंने आपको बता दी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे आपको बताऊं तो खंडसा की अगर बात की तो यहाँ से 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जिनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। ठीक है, 450 या 500 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ एवं परिभाषा एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए एवं उसके स्वरूप की विवेचना कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, व्यवस्था सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? डेविड ईस्टन की व्यवस्था सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। और अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, स्वतंत्रता पश्चात भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं और सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये सब प्रश्न आपसे दीर्घ उत्तरीय में बन सकते हैं। बाकी प्रश्न आपके लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय के मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने देखा होगा। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का जो पेपर 2 का है ऐसे आपको मिलता रहेगा। पेपर 1 के आप लोग देख ही रहे होंगे, पेपर 1 का लगभग लिखित मॉडल पेपर हो चुका है और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने सेट कर दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। जिनका भी मॉडल पेपर अपलोड हुआ है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट वाले कॉलम में चेक कर लीजिएगा। सबसे ऊपर आपको 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, फिर उससे नीचे आप जाएंगे तो आपको 6th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब